हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास के लेसन नंबर 2 जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों के वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां विकसित की गई जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे द्विजगत पद्धति है, त्रिजगत पद्धति है, चार जगत पद्धति है और पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जीवों के वर्गीकरण की पंच जगत वर्गीकरण पद्धति, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसके प्रतिपादक थे R.H. विटेकर, जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण की पंचजगत अवधारणा या पंचजगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि R.H. विटेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगतों में बांटा, जिनमें मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया नाम दिया। ठीक है, तो इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे इतना कि R.H. विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। ठीक है, तो इनके वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड भी हम देख चुके थे कि इनके वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड थे, जैसे कोशिका संरचना है, शरीर संरचना, जाति वृत्तीय संबंध, जिसको पहली बार इनके वर्गीकरण में मान्यता मिली। ठीक है, इसके अतिरिक्त पोषण की विधि है, जनन विधियां हैं। तो ये इनकी वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। इस वीडियो में हम इन 5 जगतों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया के अंतर्गत जो क्या क्या इनके लक्षण हैं, इनमें कौन कौन से जीवों को रखा गया है, इन सभी का हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं पहला जगत, जगत मोनेरा। तो फर्स्ट है बेटा जगत मोनेरा। देखो, इस जगत के अंतर्गत समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस जगत में समस्त प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा, इन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब प्रोकैरियोट्स जो कोशिकाएं हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं हम पहले बता चुके। तो इस प्रकार के जो जीव हैं, इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, वास्तविक
केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ठीक है, केंद्रिका नहीं होती, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। तो इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रीय भाग में एकत्रित पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो केंद्रीय भाग है उसमें आनुवंशिक पदार्थ यूं ही बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें केंद्रक समान जो संरचना उपस्थित होती है उस केंद्रक समान संरचना को न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। तो इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। यदि हम रेबोसोम की बात करें तो इनमें रेबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? 70। झिल्लीयुक्त जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितद्रव्य है, गोल्गी का है, लाइसोसोम वगैरह, वो सब अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोसोम, जिनमें श्वसन श्रृंखला के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो इस जगत मोलेरा के कुछ लक्षण थे। इसमें हमने देखा कि इसके अंतर्गत जीवाणु है, नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इनको इसमें सम्मिलित किया गया। तो देखो बेटा, हमने देखा इस जगत मोलेरा में जिन जीवों को सम्मिलित किया गया उनमें सबसे पहले है जीवाणु। क्या है? जीवाणु या बैक्टीरिया। देखो बेटा, जीवाणु या बैक्टीरिया ये कैसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया, एंड सेकेंड यूबैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है इनको आर्द्र जीवाणु कहा जाता है, जबकि जो यूबैक्टीरिया है ये सत्य जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? सत्य जीवाणु। देखो एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं और यूबैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जो हमने देखा कि जो आर्कीबैक्टीरिया है, ये आर्कीबैक्टीरिया इन्हें पुरातन बैक्टीरिया या पुरातन जीवाणु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? पुरातन जीवाणु। इन जीवाणुओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति,
के जो जटिल पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो विभिन्न पॉलीसेकेराइड अथवा प्रोटीनों की बनी होती है। तो इनमें जो कोशिका भित्ति है अर्थात सेल वॉल विभिन्न पॉलीसेकेराइड या प्रोटीनों की बनी होती है। इस प्रकार के जो जीवाणु हैं वो विभिन्न प्रकार के आवास जो कि असामान्य आवास होते हैं, उन असामान्य आवासों के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे दलदली क्षेत्रों में, तो दलदली क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवाणु मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। कौन से होते हैं? मेथेनोजन जीवाणु। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु गर्म जल आवासों में पाए जाते हैं। तो गर्म जल आवासों में पाए जाने वाले जीवाणु थर्मो एसिडोफिल जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु अधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीवाणु है वो हेलोफिलस जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफिलस। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि जो आर्किबैक्टीरिया है या अर्ध बैक्टीरिया, ये क्या है? पुरातन जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पुरातन जीवाणु। इनमें कोशिका भित्ति विभिन्न पॉलीसेकेराइड्स अथवा प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। यदि पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन यूबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूडोपेप्टिडोग्लाइकन मिल सकता है। क्या मिलता है बेटा? सूडोपेप्टिडोग्लाइकन अथवा प्रोटीन्स के बनी होती है। ये जो जीवाणु है वो असामान्य आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर सामान्य जीवन नहीं होता है। जैसे दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं वो कच्छ क्षेत्रों में मिलते हैं, वो मेथेनोजन जीवाणु। ठीक है, गर्म जल आवासों में पाए जाने वाले जीवाणु है वो थर्मोएसिडोफिलस कहलाते हैं। अधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीवाणु वो हेलोफिलस कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो मेथेनोजन जीवाणु हैं ये जीवाणु रूमिनेट पशु अर्थात जुगाली करने वाले। क्या करने वाले बेटा? जुगाली करने वाले पशु, इन जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। तो ये रूमिनेट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका यदि हम कार्य देखें तो ये जीवाणु मेथेनोजन जीवाणु है, ये गोबर से मेथेन उत्पादन का कार्य करते हैं, अर्थात CH4 मेथेन गैस उत्पादन का कार्य करते हैं मेथेनोजन जीवाणु। अब देखते हैं बेटा सेकंड यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम ट्रू बैक्टीरिया को सम्मिलित करते हैं। किसको बेटा? ट्रू बैक्टीरिया, अर्थात हमने देखते हैं यू बैक्टीरिया मतलब सत्य जीवाणु। तो इस प्रकार में वास्तविक जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं बेटा? वास्तविक जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति शेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इनमें कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, इन जीवाणुओं को ग्राम धनात्मक अर्थात ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में बांटा गया है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु कौन से होते हैं। ठीक है,
उनके अंतर्गत इसको बांटा गया है। इन ट्रू बैक्टीरिया को आकार के आधार पर कुछ वर्गों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है कोकस। इस प्रकार के जीवाणु गोलाकार होते हैं। कैसे होता है इस प्रकार के जीवाणु गोलाकार। सेकेंड टाइप से है बेसिलस। बेसिलस इस प्रकार के जीवाणु छड़ाकार या दंडाकार होते हैं, अर्थात रोड शेप्ड होते हैं। थर्ड प्रकार है विब्रियो। थर्ड प्रकार है विब्रियो। तो इस प्रकार के जीवाणु कौमा के आकृति के होते हैं। कौमा के आकार के ऐसे प्रकार कौमा। और फोर्थ प्रकार है स्पाइरेलम। तो इस प्रकार के जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? सर्पिलाकार। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो यूबैक्टीरिया या सत्य जीवाणु है, इन सत्य जीवाणुओं को आकार के आधार पर, इसके आधार पर बेटा आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया आकार के आधार पर। कोकस, तो इस प्रकार के जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं बेटा? गोलाकार, इस तरह के। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवाणु कहलाएंगे कोकस। सेकेंड है बेसिलस। तो बेसिलस में जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु रोड शेप्ड होते हैं इस प्रकार के। तो ऐसे जीवाणु जो छड़ के आकार के, कैसे होते हैं? छड़ के आकार के या दंडाकार होते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं बेसिलस। थर्ड है विब्रियो जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु जो कैसे होते हैं बेटा? कोमा की आकृति के। कैसे होते हैं? कोमाकार। ये कहलाएंगे विब्रियो। ये है बेटा विब्रियो जीवाणु। नेक्स्ट है स्पाइरेलम। स्पाइरेलम, तो इस प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं? सर्पिलाकार। कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप में। तो इस प्रकार के जीवाणु कहलाएंगे स्पाइरेलम। तो ये आकार के आधार पर जीवाणुओं के कुछ प्रकार हैं। नेक्स्ट देखो, यदि हम जीवाणुओं के उपयोग की बात करें, किसकी बात करें? जीवाणुओं के उपयोग। तो जीवाणुओं का उपयोग दही जमाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दही जमाने में, पनीर बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, इसके अतिरिक्त रेजोबियम जीवाणु है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर,
इत्यादि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, ये जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा राइजोबियम जीवाणु की, तो यह राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पादपों की, इसमें लेग्यूम पादप जैसे कि चना है, मटर है, ठीक है, इन लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है। इसमें जड़ों में किस रूप में मिलता है बेटा? ये सहजीवी के रूप में। किस रूप में मिलता है? सहजीवी के रूप में पाया जाता है। और सहजीवी के रूप में इन लेग्यूम पादपों की जड़ों में रहकर एंटो फिक्सेशन का कार्य करता है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका कार्य करता है बेटा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि कुछ जीवाणु जैसे कि विब्रियो है, विब्रियो जीवाणु है, साल्मोनेला जीवाणु है, साल्मोनेला, ठीक है, ये जीवाणु रोगकारी या रोगजनक जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? रोगजनक जीवाणु, जो क्या उत्पन्न करते हैं बेटा? विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये थे बेटा जीवाणुओं के कुछ उपयोग। अब हम यदि जीवाणुओं में जनन की बात करें, जीवाणुओं में जनन, तो जीवाणुओं में जनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन जैसे कि द्वितीय विभाजन के द्वारा कुछ विधियां हैं अलैंगिक जनन की, जिनमें द्वितीय विभाजन है, ठीक है। तो द्वितीय विभाजन में जो जीवाणु कोशिका है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसके अतिरिक्त अंतः बीजाणु का निर्माण है, अंतः बीजाणु का निर्माण। तो यहाँ पर जो जीवाणु कोशिका है यह जीवाणु कोशिका प्रतिकूल परिस्थितियों में किसका निर्माण करती है? एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु का निर्माण करती है, ठीक है, जो कि अलैंगिक जनन में सहायक होता है। नेक्स्ट है जैसे कि कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा, तो कोनिडिया के द्वारा जो जनन है वो कुछ फिलामेंटस अर्थात जो तंतुल जीवाणु है उन तंतुल जीवाणुओं में जनन कोनिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो इन तंतुल जीवाणुओं के शीर्ष पर ये बेसिक इंटर सीक्वेंस में तला विसारी क्रम में विभिन्न कोनिडिया का निर्माण होता रहता है। ये कोनिडिया रेखीय क्रम में होती है जो कि टूट कर नई जीवाणु कोशिका में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार यदि हम देखें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की यदि बात करें जीवाणुओं में, तो जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है, इस आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है। तो इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। यह आनुवंशिक पुनर्योजन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है, जैसे कि संयुग्मन है अर्थात कॉन्जुगेशन, संयुग्मन है,
इसके अतिरिक्त पराक्रमण, स्थानांतरण, या रूपांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ है, इस अनुवांशिक पदार्थ के पुनर्योजन की कुछ विधियां हैं, जैसे कॉन्जुगेशन है अर्थात संयुग्मन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन है, पराक्रमण अर्थात ट्रांसडक्शन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण या स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो इन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है बेटा, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जीवाणुओं में जनन दो विधियों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की तीन विधियां है, द्वितीय विभाजन है, अंतःबीजाणु का निर्माण है, कोनिडिया इत्यादि के द्वारा। और लैंगिक जनन में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता, केवल अनुवांशिक पुनर्योजन होता है, जो कि कॉन्जुगेशन, पराक्रमण और रूपांतरण के द्वारा संपन्न होता है। तो ये था बेटा जीवाणु। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणुओं के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवालों को भी सम्मिलित किया गया है। तो हम सेकंड देखते हैं बेटा इसमें, बी नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो देखो, जो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है, ये भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक जीव। इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, तो इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। वास्तविक गतियां नहीं होती, इनमें कुछ गतियां होती हैं, जैसे कि विसर्पी गति, ठीक है, जो कि तंतु के हिलने डुलने से। इनमें जो तंतु है, कोशिकाएं हैं, सेल्स के चारों ओर या बाहर की तरफ, सेल्स के बाहर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। क्या बोलता है बेटा, श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। यदि हम बात करें नील हरित शैवालों की, तो ये नील हरित शैवाल बेटा, इनका इंपॉर्टेंट कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, एंटोफिसिशन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट इन जीवाणुओं में या साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं एंडोफिक्सेशन का कार्य करती हैं। यदि हम एग्जांपल देखें, जैसे कि एनाबिना है, नोस्टो, इसके अंदर ओसिलेट ऊर्जा है, ओसिलेट ऊर्जा। तो ये सारे क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। और लास्ट है थर्ड है माइकोप्लाज्मा।
तो जगत मोनेरा में अंतर्गत है सी है माइकोप्लाज्मा। देखो ये सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, तो इनमें कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है। क्या होती है? कोशिका वृद्धि अनुपस्थित। इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। चूंकि इसमें कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है, तो यह निरंतर आकार बदलता रहता है। तो इसके निरंतर आकार में परिवर्तन होता रहता है, और निरंतर आकार में परिवर्तन होने के कारण इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत कोशिका वृद्धि अनुपस्थित होती है, और कोशिका वृद्धि नहीं पाए जाने के कारण यह निरंतर अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है। इसलिए इसे पादप जगत का जोकर या पादप जगत का बहरूपिया भी कहा जाता है। ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा जंतु एवं पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंगन का लघु पर्ण रोग, अर्थात रिलेटेड लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो ये था बेटा माइकोप्लाज्मा। तो हमने देखा कि जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवाणु है, नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।